डॉक्टर शाकिर आप जी। आपने जो सवाल पूछा कि इस पैरालाइज सिचुएशन में हम जो है पेरिफेरल अंगों को स्टिमुलेट करते हैं, तो ये एक जो है ब्रेन का जो होता है एक रिश्ता होता है जिसे हम ब्रेन जो काम करता है वो अपने जो सिग्नल्स मिलती हैं पेरिफेरी से, जिसे कान के द्वारा जो है सुनना, आंख के द्वारा देखना, तो ये सोमेटिक सेंसेशन कहलाते हैं। तो जो सोमेटिक सेंसेशन मूवमेंट के होते हैं वो जब ब्रेन को के सेल्स को पहुंचते हैं तो जो डेड सेल्स से वो रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, लेकिन उसके जो वातावरण के उसके आसपास की जो दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं वो इस फंक्शन को टेक ओवर करने की कोशिश करती हैं। सो फिजिकल स्टिमुलेशन का और फिजिकल जो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा महत्व होता है, यानी वो रिश्ता है, और वो रिश्ता है और वो जितना जल्दी एक्सप्लोर किया जाए, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले दिन नहीं पहले मिनट से ही वो चीज शुरू हो जानी चाहिए, उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। यानी देर किसी भी चीज में नहीं करनी है, ये महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर पद्मा, बात अगर अब इलाज की करें, इलाज आपने कहा कि जल्दी से जल्दी लेकर जाना है, तो क्या क्या इलाज संभव है, कहाँ कहाँ संभव है, किस तरह से और कितनी जल्दी इलाज होता है इसमें? हम अगर इस्चेमिक स्ट्रोक लें, वो सबसे कॉमन है, जहाँ पे वो लोगों को बता दीजिए इस्चेमिक अटैक क्या होता है। खून की रफ्तार बंद हो गया, वहां पे खून नहीं पहुंच पा रहा है, हमको क्या करना है, खून पहुंच पाना है, तो खून की रफ्तार को जल्द से जल्द चालू करनी है, उसी को क्लॉट रिमूव करना है। वो हम या मेडिकली करते हैं, इंट्रावीनस आईवी में थ्रोम्बोलिसिस करते हैं, नहीं तो जैसे डॉक्टर शाकिर ने कहा वहाँ पे इंट्रा आर्टीरियल कर सकते हैं, मैकेनिकली कर सकते हैं, क्लॉट को रिमूव कर सकते हैं। वो उसकी टाइम पीरियड्स होता है, जो हम इंट्रावीनसली देते हैं वो 4.5 घंटे के अंदर देते हैं। उसके बाद अगर हुआ या ये जो नाली जो बहुत बड़ा है और क्लॉट भी बड़ा है, तो दूसरी तरीके अपनाना पड़ेगा, इंट्रा आर्टीरियल मैकेनिकल। वो जो सेंटर्स है वो एडवांस सेंटर्स, जैसे अगर कुछ मेजर सेंटर्स में होता है, इंट्रावीनस बहुत सारे स्मॉल सेंटर्स में भी हो सकता है। ना ये हैविंग सेड ऑल दिस, ये हो सकता है कि स्ट्रोक हुआ टिम्बकटू में और आपको यहाँ पे गुड़गांव या दिल्ली या कहीं भी पहुँचने में आपको 4.5 घंटे नहीं, 4.5 डेज भी नहीं, 4.5 हफ्ते हो जाएंगे। ये तो हकीकत है, भारत देश इतनी बड़ी है और सारा स्ट्रोक्स तो दिल्ली में नहीं होता, मुंबई पे नहीं होता है, बहुत सारे जगह पे जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ भी हो सकता है। तो उनमें हम क्या कर सकते हैं, तो उनको जो है ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज, इन्फेक्शंस ना हो, जो एस्पिरेशन जो मैंने कहा कि थूक या जो पानी या जो खाना जो लंग्स में ना जाए, उनकी पोजीशनिंग अगर वो जो डॉक्टर यू सिंह अच्छी तरह जो बताया, रिहैबिलिटेशन, ये करने में जो हम स्ट्रोक यूनिट कहते हैं। स्ट्रोक यूनिट एक ऐसे चीज़ नहीं है जहाँ पे बड़े बड़े गैजेट्स है, बहुत महंगा मशीनरी है, ये नहीं है, जानकारी है। और आप बीपी देखने में, ग्लूकोज करने में, इन्फेक्शन प्रिवेंट करने में, बुखार आए तो उसको ट्रीट करने में और एक्सरसाइज कराने में क्या वक्त लगती है, क्या एक्सपेंस लगता है, कहीं भी हो सकती है, उससे ही बहुत अच्छी तरह इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। तो ऑल दिस वी मैनेज इन एज अ क्रिटिकल केयर। एक्यूट स्ट्रोक मैनेजमेंट इज अ इमरजेंसी, सारे मेडिकल इमरजेंसीज जैसे होते हैं उसका ही हिस्सा ये भी है। तो एक तो है जो बंद हो गया उसको निकालो, उसकी बहुत सारे एडवांसेस हो गया। दूसरी है कि ये स्ट्रोक यूनिट मैनेजमेंट जो क्रिटिकल केयर होते, और तीसरा है कि दोबारा स्ट्रोक ना हो। तो क्विकली हमको पता करना है कि ये हुआ क्यों, कि नली बंद कहाँ हुआ, हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट में कोई वाल्व की प्रॉब्लम नहीं है, जो हार्ट रिदम होता है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तैयार करके उसके लिए एक पैराडाइम होती है, वो क्विकली कर देते और वो भी इस्तेमाल कर देते ताकि दोबारा ना हो। जी दिस होल थिंग इज एक्सरसाइज, जो हमारा कोशिश होगा कि नीचे छोटे छोटे सेंटर्स में भी उपलब्ध हो जाए ताकि सारा स्ट्रोक्स को आउटकम जो है अच्छी तरफ आ जाए। जी डॉक्टर शाकिर, इंटरवेंशंस की बात करें तो क्या क्या और हो सकता है, और एक जो कॉस्ट फैक्टर है जैसे डॉक्टर पद्मा कह रही हैं, तो उसके ऊपर किस तरह से स्ट्रैटेजाइज किया जाए उसको? जी हाँ, देखिए जो स्ट्रोक मैनेजमेंट है, जैसा डॉक्टर पद्मा ने बताया कि क्विकली हम इसको दो भागों में विभाजित कर देते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। बट कॉमनली देखा गया है हमारी सर्विसेज में कि ज़्यादातर, हालांकि जो ब्लीडिंग के कारण से जो स्ट्रोक होते हैं वो 15 से 20% व्यक्तियों में होते हैं और 80% में जो है वो धमनी के बंद होने के कारण से होते हैं।
लेकिन हमारी प्रैक्टिस में हम जो ज़्यादा स्ट्रोक देखते हैं वो ब्रेन हेमरेज के स्ट्रोक देखते हैं। सो कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा कि जो इसका जो इलाज है वो दोनों ही स्थिति में बहुत ही क्विक होना चाहिए। जैसा डॉक्टर पद्मा ने बताया कि जो महत्वपूर्ण जो हिस्सा है इलाज का वो है बंद धमनी को जितना जल्दी हो सके खोलना। उसके खोलने के लिए जो सबसे प्राथमिक जो उपयोग जो यानी कि स्ट्रेटेजी है आज की तारीख में दुनिया में जो कि एस्टेब्लिश्ड है वो है इंट्रावेनस यूज ऑफ द थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स हैं वो चूंकि वो इंट्रावीनस रूट से इस्तेमाल होते हैं, सो वो कहीं भी छोटे सेंटर में भी जहां पे न्यूरोलॉजिस्ट और सीटी स्कैन की फैसिलिटी है वहां ये आसानी से किया जा सकता है जी। अगर वह विधि काम नहीं करती है और इस विधि को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक टाइम लिमिटेशन होता है जिसे हम विंडो पीरियड ऑफ गोल्डन आवर कहते हैं, वो तकरीबन 3 से 4.5 घंटे का माना जाता है आईवी थ्रोम्बोलाइसिस के लिए। अगर कोई व्यक्ति इस विंडो के बाहर आता है तो उसके लिए हमारे पास 6 घंटे से 8 घंटे तक का समय होता है कि इंटरवेंशन के माध्यम से हम उस धमनी को खोल सकते हैं। और उसमें उपयोग होता है, इसमें क्या करते हैं कि जैसे पैर की जो खून की नली है उसके माध्यम से हम दिमाग की नली में जाते हैं महीन तारों के द्वारा, और जहां क्लॉट है पहले हम एंजियोग्राफी करते हैं ब्रेन की, उस ब्लॉकेज को पता करते हैं, और जहां ब्लॉक है वहां पे हमारा अपना छोटा तार या कैथेटर ले जा करके और जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग है उसको राइट ओवर देयर देते हैं। अच्छा। तो उस कारण से जो धमनी जो है अपने आंखों के सामने खुल जाती है, और जितना जल्दी हम उसको खोल पाते हैं उतना जल्दी जो है चांसेस ऑफ रिकवरी होता है। और अब जो है डिवाइसेस जो हैं कई बार ऐसा होता है क्लॉट अगर लंबे समय तक बना हुआ है तो वो कई बार क्लॉट बस्टिंग ड्रग से इफेक्ट नहीं आता, उस सूरत में हमें उसको मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है। तो आजकल मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जो जिसके माध्यम से हम उस क्लॉट को रिट्रीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और धमनी को पुनः खोल सकते हैं। और ये सारी विधि जो है वॉर फुट पे होती है। अगर रात को 3 बजे प्रॉब्लम होती है तो हमें रात को 3 बजे उठ के आना पड़ता है और उसी समय तुरंत उसको जो है इस एक्शन को करना पड़ता है, तभी उसके जो है यूजफुल जो है प्रभाव जो हमें मिल पाते हैं। जी डॉक्टर यू सिंह, हम आपसे ही जानना चाहेंगे जो अभी डॉक्टर शाकिर ने जो बात बताई कि जितना जल्दी इसमें हो, इसी तरह बहुत सी बार ये कहा जाता है कि रिहैबिलिटेशन में भी अगर रिकवरी अगर शुरू में ही बहुत ज़्यादा नहीं हुई तो बाद में बहुत धीमी हो जाती है। क्या ये बात सच है? काफ़ी हद तक सच है। स्ट्रोक में ये कहा जाता है कि यदि पहले 5 दिन के अंदर कुछ भी रिटर्न हो जाए जो लॉस हुआ था, इसका मतलब कि आदमी अपना इंडिपेंडेंट होने के काबिल हो जाएगा। दूसरी बात ये कही जाती है कि जो रिकवरी है पहले 6 महीने में ज़्यादा होती है, उसके बाद धीरे धीरे 2 से 5 साल तक धीरे धीरे चलती रहती है। कम मरीज़ हैं जिनका 1 साल के बाद रिकवरी हुई और पूरे इंडिपेंडेंट हो गए, ऐसे भी हैं, मगर ज़्यादातर लोग ये हैं कि पहले 6 महीने में ज़्यादा रिकवरी होती है मगर 5 साल तक होती रहती है। दूसरी बात ये जो डॉक्टर जाकिर ने कही कि ब्रेन के जो बाकी के हिस्से बचे हुए हैं वो कुछ हद तक एक्स्ट्रा कनेक्शंस काम कर लेते हैं। जैसे मेरा एक हाथ नहीं काम कर रहा है, इस हाथ से ज़्यादा काम करूँ, उसी तरह से ब्रेन का कुछ हिस्सा है जो पर्टिकुलर काम नहीं कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शंस बन के स्प्राउटिंग होकर नर्व्स की वो काम करता है। तो टाइम इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। जी हमारा कार्यक्रम बहुत लोग इस वक्त देख रहे हैं। डॉक्टर यू सिंह, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने बहुत वक्त गंवा दिया हो और रिहैबिलिटेशन भी ना कराया हो ठीक से, उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, वक्त जितना भी गुजर जाए कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक आशा की किरण होती है। हमारे पास हाल ही में एक मरीज आए जो 3 साल से बिल्कुल बिस्तर में लेटे हुए थे। अच्छा। उनके हाथ पैर टेढ़े भी हो गए थे, यदि आज की डेट में देखा जाए तो वो खड़े भी नहीं हो पाएंगे, परंतु हमने उनको हिम्मत बंधाई, एक्सरसाइज के दौरान उनके हाथ पैर को सीधा करवाया और उनको खड़े होने की प्रैक्टिस करवाई। तो 10 कदम चल पड़े 1 महीने के बाद। तो 10 कदम चल के बड़े खुश कि मैं हो गया। हमने कहा 10 कदम इतना नहीं, 100 बार करिए तो जाके आप चलेंगे और अच्छा। और खुशी की बात कि वो मरीज़ वापस अपने काम पर भी चले गए जिनको लोग कह रहे थे बिस्तर में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे समय कितना भी हो जाए, कुछ ना कुछ फिर भी हो सकता है। यदि कभी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाएं, उसमें ऑपरेशन करके सीधा भी करना पड़े, वो भी हो सकता है। तो आशा की किरण हमेशा रखें और परिवार वालों का इसमें सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक आदमी स्ट्रोक के पेशेंट को ये सोच के बैठा देता है कि ये तो काम का बेकार, मैं अपना खाना कमाना क्यों छोड़ूं। ये नहीं सोचा कि वो आदमी यदि अपना इंडिपेंडेंट होकर कुछ करने लगे तो इस आदमी की जो ज़रूरत है, जो डिपेंडेंट जिसके ऊपर हुआ है,
वो भी अपना काम कर सकेगा। तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी होती है इस चीज़ के लिए। जिंदगी का ये बड़ा कमाल जादू है कि उम्मीद से क्या क्या कमाल हो जाते हैं।